नमस्कार साथियों, क्या हाल चाल है। मैं आपका दोस्त विजय माकड़ स्वागत करता हूं आपके अपने इस बेहतरीन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम पढ़ेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी हमने पढ़ा कि वो 9 गुना तक आवर्धन करता है। कितना आवर्धित करता है? 9 टाइम्स। और अगर आपको और ज्यादा आवर्धन प्राप्त करना है, आप किसी चीज को और ज्यादा मैग्नीफाई करना चाहते हो। सर मैग्नीफाई क्यों करना चाहते हो? मान लो कोई चीज बहुत ज्यादा छोटी है, आपने 6 टाइम, 6 टाइम, 7 टाइम्स, 8 टाइम या 9 टाइम्स सिंपल माइक्रोस्कोप से मैग्नीफाई कर लिया, अब भी वो सही क्लियर विजिबल नहीं है। हमें उसको और ज्यादा मैग्नीफाई करना है, तो हम एक लेंस की जगह 2 लेंस काम में लेंगे। और 2 लेंस से जो माइक्रोस्कोप बनेगा वो कौन सा माइक्रोस्कोप होगा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप होगा। होगा क्या? एक लेंस इमेज बनाएगा, उस इमेज को पहला लेंस थोड़ी जूम करके इमेज बनाएगा, दूसरा लेंस उसको और ज्यादा बड़ी इमेज बना देगा। कैसे करता है ये काम, तो ये देखते हैं। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में बेटा 2 लेंस होते हैं। कितने लेंस होते हैं? 2 लेंस होते हैं। ये रहा एक लेंस, ठीक है। ये इसका फोकस है। ये क्या है? फोकस है। सिंपल माइक्रोस्कोप में हमने क्या किया था? ऑब्जेक्ट को फोकस और ऑब्जेक्ट के बीच रखा था और इमेज इस तरफ बड़ी हुई बनी थी। अब हम ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे? ऑब्जेक्ट को फोकस से आगे रखेंगे। कैसे? ये ऐसे। ये हमने ऑब्जेक्ट ए बी को, जिसकी हाइट कितनी है? एच ओ। ऊंचाई कितनी है? एच ओ। फोकस से आगे रख दिया। अब हमें इससे क्या बनानी है? इमेज बनानी है। तो इमेज बनाने के लिए हमें कितनी रेस चाहिए? 2 रेस चाहिए। जो रे ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी वो स्ट्रेट निकल जाएगी बिना किसी डेविएशन के। ठीक है बेटा। एक रे और चाहिए, ये लीजिए, ये गई ऐसे। ये कहां से पास होगी? सेकंड फोकस से पास होगी। और जहां भी ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी। ये मान ली हमारी क्या बन गई बेटा? इमेज बन गई। ठीक है। ये रह गई ऐसे और ये इमेज बन गई ए डैश, बी डैश। और इसकी हाइट कितनी मान ली? ऊंचाई एच आई है। और ये एक रे ये जा रही। ठीक है। तो एच ओ क्या है? ऑब्जेक्ट की हाइट। एच आई क्या है? इमेज की हाइट। और ये इमेज कौन सी है? जो इस लेंस ने बनाई है। अब हम क्या करते हैं? एक लेंस और काम में लेते हैं। ये लीजिए, ठीक है। इस लेंस की, ठीक है। अब हमने क्या किया? इसको रैक एंड पिनियन अरेंजमेंट क्या होता है मैं बताता हूं। इसको इस तरीके से एडजस्ट किया कि ये इसके ऑप्टिकल सेंटर और इसके फोकस के बीच आ जाए। समझ आई? अब देखिए, ये लेंस होता है हमारी आंख की तरफ, इसलिए इस लेंस का नाम है आई पीस। और ये लेंस होता है ऑब्जेक्ट की तरफ, इसलिए इसका नाम क्या है? ऑब्जेक्टिव लेंस। हिंदी में लिखूं तो अभी दृश्यक लेंस। और इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है नेत्रिका।
नेत्र की तरफ है, तो इसका नाम क्या है, नेत्रिका। इस लेंस की फोकस दूरी कम होती है, इस लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, ज्यादा होती है। हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट को रखा कहां पर, इसके फोकस से आगे, यहां बन गई इमेज। अब हमने क्या किया, इस लेंस को आगे पीछे किया और इस इमेज को इस लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में रख दिया। अब हम क्या करेंगे, इसकी फिर इमेज बनाएंगे। तो इमेज बनाने के लिए, तो अब ये ऑब्जेक्ट इस लेंस के लिए कैसा काम करेगा, सॉरी, फर्स्ट लेंस की इमेज इस लेंस के लिए किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करेगी। तो अब इमेज बनाओ, तो ये लीजिए, तो दो रे चाहिए। एक रे कहां से गई बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से गई, स्ट्रेट पास हो गई, ठीक है। अब दूसरी रे, ये रही, ये रे कहां से पास होगी, इसके फोकस से पास होगी, ये लीजिए, इसको एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये लीजिए, ठीक है। ये कहां से पास होगी, इसके फोकस से पास होगी, इसके फोकस से पास होगी। ये डाइवर्जिंग रेज है, दूर जा रही है, तो ये इधर तो कटेगी नहीं, तो इनको इंटरसेक्ट कराने के लिए हम इनको कहां बढ़ाएंगे, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे। ये लीजिए, इसको मैंने पीछे की तरफ बढ़ा दिया, ये लीजिए, स्ट्रेट है क्या, ये लीजिए। और अब इसको भी मैं क्या करूंगा, पीछे की तरफ बढ़ाऊंगा, स्ट्रेट ही लगी, ठीक है। जहां ये इंटरसेक्ट करेगी वहां क्या बन जाएगी बेटा, वहां बन जाएगी फाइनल इमेज। यहां इंटरसेक्ट करी, ये हमारी बन गई फाइनल इमेज, ठीक है। ये ऐसे, ये रह गई ऐसे, और हम कहां से देख रहे हैं, इस साइड से देख रहे हैं, ये हमारी आई है, ठीक है। तो ये इमेज बन गई। तो पहले लेंस ने क्या किया, थोड़ा जूम किया, दूसरे लेंस ने क्या कर दिया, और ज्यादा क्या कर दिया, जूम कर दिया। तो सेकंड लेंस ने फर्स्ट लेंस के इफेक्ट को बढ़ा दिया, और अब ये जो माइक्रोस्कोप बना है, ये इसको बोलते हैं हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या बोलते हैं बेटा, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। अब मैं इसके नोटेशन लिखता हूं, ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस क्या हो जाएगी बेटा, यू ओ। ओ का मतलब ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए मैं नोटेशन क्या लूंगा, ओ, और आई पीस के साथ क्या लूंगा, ई। तो ये लेंस इसके लिए किसका काम कर रहा है, सॉरी, फर्स्ट लेंस की इमेज सेकंड लेंस के लिए किसका काम कर रही है, ऑब्जेक्ट की। तो ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, किसके लिए, आई पीस के लिए। तो मैंने क्या लिख दिया, यूई। ये डिस्टेंस क्या है, इमेज डिस्टेंस है, किसकी, ऑब्जेक्टिव की। इसको क्या लिखूंगा मैं, वीयू। और ये फाइनल इमेज है किसके लिए, वी ई, ठीक है। तो इमेज कैसी बनी है, इन्वर्टेड, इसका नाम दे देते हैं एच आई डैश, और नाम क्या दे देते हैं, बी डबल डैश, ए डबल डैश। ये हमारा क्या आ गया, रे डायग्राम आ गया। और ये जो दोनों लेंस के बीच की डिस्टेंस होती है बेटा, इसे बोलते हैं लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, दूरदर्शी की लंबाई। तो ये डायग्राम आपके क्लियर होगा। अब देखो इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, सरल सूक्ष्मदर्शी से ज्यादा आवर्धन प्राप्त करने के लिए जिस सूक्ष्मदर्शी का इस्तेमाल किया जाता है
वो क्या कहलाता है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं। जो लेंस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, बिंब की तरफ होता है, उसे अभिदर्शक बोलते हैं। जो नेत्र की तरफ होता है उसे नेत्रिका बोलते हैं। नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदर्शक की फोकस दूरी से ज्यादा होती है। दोनों लेंसों के मध्य की दूरी को सूक्ष्मदर्शी की लंबाई कहते हैं, जिसे दंड चक्कर व्यवस्था, दंतुर दंड चक्कर व्यवस्था द्वारा कम ज्यादा किया जा सकता है। इंग्लिश में सुन लीजिए। In compound microscope, there are two lenses. The lens which is towards object is known as objective, and the lens which is towards eye is known as eyepiece. The focal length of eyepiece is more than the focal length of objective lens. The distance between objective lens and eyepiece is known as length of compound microscope. This length can be changed by rack and pinion arrangement. ये क्या चीज होती है इसको बताता हूं मैं। रैक एंड पिनियन क्या व्यवस्था होती है, ये देखो। ये इस तरीके की टूथ कटिंग है, इस पे दांते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं बेटा रैक, ठीक है, या इसको कह दिया दंड। और एक होती है ये गियर, ठीक है, इसको बोलते हैं पिनियन या चक्कर। और इसके ऊपर क्या है? दांते हैं, तो दंतुर चक्कर। जब मैं इन दोनों को ऐसे फिट हो जाएंगे, जब मैं इसको इसके ऊपर रखूं, जैसे ये इसको मिक्स करके मैंने ये यहाँ पे ऐसे सेट कर दिया, ये देखो, ठीक है, ये इस तरीके से ये नीचे रख दिया, मान लिया इसको थोड़ा सा नीचे सेट कर दिया। तो जैसे ही मैं इसको घुमाऊंगा, मैं घुमाऊंगा तो ये क्या होगा? आगे पीछे मूव करेगा। अगर इसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये इसको किधर लेके जाएगा? इस तरफ। और एंटी क्लॉकवाइज तो ये किधर लेके जाएगा? इधर, ठीक है ना। तो ये वही है जैसे साइकिल के अंदर गरारी होती है ना, वो गियर है, ठीक है ना। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको क्या बोलते हैं? रैक एंड पिनियन। अब मान लो मैं इसको क्लियर ही बना देता हूं आपके लिए। ये लीजिए, ठीक है, ये हो गया पिनियन, ठीक है। अब इसको घुमाएंगे तो ये इधर उधर होगा। अगर मैं इस पे ये लेंस एडजस्ट कर दो, चाहे इस साइड कर दो चाहे इस साइड कर दो, रिक्वायरमेंट के अनुसार, वो तो डिजाइन के हिसाब से हो जाएगा। तो जैसे ये इसको मूव करूंगा तो ये आगे पीछे होगा, जिससे ये आगे पीछे होगा तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? कम ज्यादा हो जाएगी। तो इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं बेटा? दंतुर दंड चक्कर व्यवस्था, जिसके द्वारा माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप की लेंथ को क्या किया जाता है? कम ज्यादा किया जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हमें करना है इसके मैग्निफिकेशन का डेरिवेशन। अब हमें निकालना है मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन होता क्या है? बीटा अपॉन अल्फा। लास्ट क्लास में बात कर ली, तो हमें सबसे पहले बीटा फाइंड करना पड़ेगा और फिर क्या फाइंड करना पड़ेगा? अल्फा। तो बीटा क्या होता है? विजुअल एंगल formed by फाइनल इमेज। ये क्या होता है? बीटा, अंतिम प्रतिबिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण। हिंदी वाले साथ में लिख लेना। अब हमें निकालना है बीटा। तो ये रहा प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जूम करूं मैं थोड़ा सा, तो ये रहा बेटा प्रतिबिंब, अंतिम प्रतिबिंब ये रहा। तो ये कितना अंतिम हो चाहिए हो, ये जो एंगल बना रहा है, ये एंगल क्या होता है? बीटा होता है। ये एंगल क्या होता है? बीटा। तो यहां से हम टेन बीटा कैलकुलेट करेंगे कैसे? एच आई अपॉन यू।
कैलकुलेट करने को ऐसे भी कर सकते हैं एच आई डैश अपॉन वीई, पर हम चाहते हैं हमारा फॉर्मूला किसकी फॉर्म में आए, यू ई की फॉर्म में आए, यू के फॉर्म में आए, तो नजदीक वाला ट्राइंगल हम लेंगे। तो ये देखिए, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा बेटा, टेन बीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, ए डैश बी डैश, दो क्या है एच आई, बेस क्या है बी डैश ओ, जिसको हमने क्या लिखा है यूई। व्हेन एंगल इज स्मॉल देन टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, जब कोण छोटा हो तो टेन बीटा को हम क्या लिख सकते हैं बीटा। ये आ गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अभी मैं साइन कन्वेंशन यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर साइन कन्वेंशन इस डेरिवेशन में यूज नहीं किए हुए हैं, तो एक बार मैं एनसीईआरटी वाला डिराइव करता हूं, फिर मैं बाकी बुक्स के अंदर जो भी है वो डिराइव कर दूंगा। अब देखिए, अब हमें दूसरा निकालना है क्या, एल्फा। एल्फा क्या होता है, विजुअल एंगल formed by object placed at D, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा एल्फा। डी पर रखे बिंब द्वारा बनाया गया दर्शन कोण, तो हमने बिंब को उठा के कहां रख दिया डी पे, उस डायग्राम में रखेंगे तो ज्यादा कॉम्प्लिकेशन आ जाएगा, तो अलग देख लिया। तो कितनी डिस्टेंस पे रख दिया, बिंब ऊंचाई कितनी है एच ओ, कितनी डिस्टेंस पे रख दिया बेटा डी पे। तो अब ये जो एंगल बनता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं एल्फा। तो टेन एल्फा क्या आ जाएगा, टेन एल्फा आ जाएगा एच ओ अपॉन डी। जब कोण छोटा हो तो टेन एल्फा को क्या लिख सकते हैं एल्फा। तो ये आ गया बेटा एच ओ अपॉन डी। ये इक्वेशन क्या आ गई सेकंड। साइन कन्वेंशन नहीं ले रहा, साइन कन्वेंशन लोगे तो एच ओ प्लस का आ जाएगा, डी क्या आ जाएगा माइनस का, एच आई माइनस का, यूई भी क्या आ जाएगा माइनस का। अभी छोड़ो साइन कन्वेंशन को छोड़िए, ठीक है बेटा, ये रहा हमारा, ठीक है। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहता है तो ले लीजिए। तो बीटा क्या आया एच आई अपॉन यूई, तो बीटा क्या आया है, तो अब अपने निकाले एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन कोणीय आवर्धन, वो क्या होता है बेटा बीटा अपॉन एल्फा। तो बीटा की वैल्यू ये देखो क्या आई है, बीटा की वैल्यू आई है एच आई अपॉन यूई, एच आई अपॉन यूई, और एल्फा की वैल्यू क्या है एच ओ अपॉन डी, क्या है एच ओ अपॉन डी। ये पलट के क्या चला जाएगा बेटा ऊपर चला जाएगा, एच ओ अपॉन डी। ये क्या आ गया आवर्धन का सूत्र। तो एम है, मैं लिख दूं एच आई अपॉन एच ओ इंटू डी अपॉन यू, फॉर्मूला आ गया। अब देखिए एच आई अपॉन एच ओ डी अपॉन यू, अब इस लेंस के इसके लिए देखो, किस के लिए, इस लेंस के लिए रेखीय आवर्धन देखो, रेखीय आवर्धन क्या होता है एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू क्या होता है बेटा वी अपॉन यू, ये हमने पढ़ा है। तो एच आई किसकी है अभिदर्शक की, एच ओ भी किसके लिए है अभिदर्शक का, तो वी भी हम किसका ले अभिदर्शक का, यू भी किसका ले अभिदर्शक का। तो रेखीय आवर्धन हमने पढ़ रखा है एम बराबर एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू, तो ये अभिदर्शक के लिए वी ओ अपॉन क्या हो जाएगा यू ओ। अब देखिए इधर बेटा रेखीय आवर्धन हमने पढ़ा है क्या m इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ इक्वल टू वी अपॉन यू। अगर अभिदर्शक के लिए लिखे तो अभिदर्शक को किससे लिखते हैं ओ, तो ये भी वी ओ यू। तो मैं इसकी जगह क्या लिख सकता हूं वी ओ यू ओ डी अपॉन यू ई। ये आ गया बेटा किसका फॉर्मूला कोणीय आवर्धन का, किसके लिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के
ली। बात समझ आ गई। अब हमें ये एनसीईआरटी में पॉजिटिव दे रखा है, ठीक है। बाकी बुक्स के अंदर यहाँ नेगेटिव आता है, तो नेगेटिव लाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, चिन्ह परिपाटी काम में लो, साइन कन्वेंशन काम में लो, नेगेटिव आ जाएगा। और उससे पहले एक फॉर्मूला और देख लो, एम वीओ अपॉन यूओ क्या होता है, किसका आवर्धन हो गया, ऑब्जेक्टिव का। किसका आवर्धन हो गया, ऑब्जेक्टिव का। ये लो, रेखीय आवर्धन को छोटे एम से डिनोट कर देते हैं, ये हो गया एम ओ अभिदर्शक का। और डी अपॉन यू ई किसका आवर्धन निकाला था हमने, डी अपॉन यू हमने सरल सूक्ष्मदर्शी का निकाला था। तो इस जगह देखो, ये वाला लेंस किसकी तरह काम कर रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह ही तो कर रहा है। सरल सूक्ष्मदर्शी था क्या, एक उत्तल लेंस, ये भी उत्तल लेंस है। दूसरी, बिंब कहां पड़ा होता है, फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में यहां पड़ा है। तो ये किसकी तरह काम कर रहा है, ये सरल सूक्ष्मदर्शी की तरह काम कर रहा है। तो इसका आवर्धन, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन हमने क्या निकाला था, सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन हमने ये निकाला है डी अपॉन यू। तो आज हमने क्या माना है, यू ई, तो ये हो गया एम ई। तो ये किसका आवर्धन आ गया, ये आवर्धन आ गया सरल सूक्ष्मदर्शी का। डी अपॉन यू हमने सूत्र निकाल रखा है सरल सूक्ष्मदर्शी के अंदर। तो ये हमारा आ गया क्या, कोणीय आवर्धन का सूत्र। अगर अब हम चेक करना चाहे कि ये नेगेटिव कैसे हुआ, तो वीओ देखो, हमारा फॉर्मूला क्या है, वीओ यूओ डी अपॉन यूई। इधर देखो फॉर्मूला क्या है, वीओ यूओ डी अपॉन यूई। सीधी सी बात है, डी तो वीओ क्या होगा, ये रहा वीओ, इस लेंस की इमेज की डिस्टेंस। तो वीओ इस तरफ है, तो वीओ किसका आएगा, पॉजिटिव वीओ। यूओ, ये रहा यूओ, तो इस तरफ है, तो ये किसका आएगा बेटा, माइनस का। डी किस तरफ है, डी इस तरफ ही है, ये देखो, ये देखो डी इस तरफ है, किसका आएगा, माइनस का। और यू ई इस लेंस के लिए ये इस तरफ है, तो ये भी किसका आएगा, माइनस का। ऐसे मत समझ लेना सर ये इस तरफ है, इस लेंस का है ये, और इस लेंस के इस तरफ है, जिधर से लाइट आ रही है, तो यू ई क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस यू। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला आया, ये मैं वहां वैल्यू पुट कर रहा हूं, प्लस का, ये प्लस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है। तो साइन कन्वेंशन जैसे ही मैं इस फॉर्मूले में यूज करूंगा, साइन कन्वेंशन, तो एम चिन्ह परिपाटी, वीओ क्या है, पॉजिटिव, यूओ क्या था बेटा, नेगेटिव, डी भी क्या था, नेगेटिव, यूई भी क्या है, नेगेटिव। ये नेगेटिव से नेगेटिव क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो एम क्या आ गया, माइनस वी ओ यू ओ डी अपॉन यू ई। तो ये आवर्धन आ गया हमारा नेगेटिव, बाकी किताबों में ये नेगेटिव मिलता है, और ये एनसीईआरटी का है, ये क्या मिलता है, पॉजिटिव। अब बात आई कि सर एनसीईआरटी पॉजिटिव क्यों लिखती है और बाकी नेगेटिव क्यों। तो हकीकत में तो ये नेगेटिव इसलिए आया क्योंकि इमेज क्या आई, नेगेटिव, उल्टी बनी है ना। तो उल्टी इमेज के लिए आवर्धन क्या होना चाहिए, ऋणात्मक ही होना चाहिए। और यहां इमेज कैसी बनी है बेटा, उल्टी बनी है, तो इसका मान क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। कोई दिक्कत, ठीक है। अब आप कहोगे सर जब नेगेटिव आएगा तो एनसीईआरटी ने पॉजिटिव क्यों लिखा। तो एक साधारण सी बात है, अगर मैं आपसे आपका वेट पूछूं कितना है, तो कोई कहेगा सर 55 किलोग्राम, तो आप तो मास बता रहे हो, आप तो मास बता रहे हो, मैंने पूछा क्या है, वेट है। तो हमें एक बात क्लियर है कि सर करना क्या है, वेट क्या होता है, F इक्वल टू एम इंटू जी। मैंने कितना बताया, 50 मास बताया,
तो जी की वैल्यू हम मोटा मोटा कितनी ले ले, 9.8 होती है, मोटा मोटा कितनी ले ले, तो ये 500 न्यूटन। तो हम जब बात करेंगे किसी का वेट पूछेंगे तो धरती पर ही तो पूछेंगे, और धरती की सरफेस पे जी का मान लगभग हर जगह कितना है, 9.8। हल्का फुल्का बदलता है, जैसे ध्रुव और भूमध्य रेखा पर अलग है, आकार आकृति कई सिस्टम से बदलता है, पर मोटा मोटा हम जी का मान क्या लेके चलते हैं, 10 लेके चलते हैं। तो हम हर बार मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 10 से ही तो करते हैं। तो ये तो अंडरस्टूड है। तो हमने धीरे धीरे मल्टीप्लाई करना बंद कर दिया और हम सिर्फ किस में बताने लग गए, 50 किलोग्राम, बस। अब आपको क्या करना है, फोर्स निकालना है, तो सीधा सा अंडरस्टूड बात है कि 10 से गुणा करना है। तो जैसे हमने धीरे धीरे बंद कर दिया, सेम यहाँ पे है। तो सेम कहानी यहाँ पे है। कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ऐसा दुनिया में कोई माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ही नहीं जो सीधी इमेज बनाता है। सारे के सारे कैसी इमेज बनाएंगे, उल्टी बनाएंगे। तो लिखने की क्या जरूरत है, माइनस, ये तो अंडरस्टूड ही है। जैसे आपने वेट के केस के अंदर मल्टीप्लाई तो किससे करना है, 10 से करना है। ऐसे तो है नहीं इंडिया के अंदर आप 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, पाकिस्तान के अंदर कुछ और से मल्टीप्लाई कर रहे हो। मोटा मोटा मल्टीप्लाई तो किससे होने वाला है, 10 से ही होने वाला है। तो हमें पता है, तो माइक्रोस्कोप कौन से वाला, कंपाउंड, इमेज कैसी बनाता है, उल्टी बनाता है। तो मैग्निफिकेशन तो सीधी सी बात है किस में आएगा, माइनस में ही आएगा। माइनस रिप्रेजेंट किसको करता है, माइनस रिप्रेजेंट करता है कि इमेज कैसी बनी हुई है, उल्टी बनी हुई है। और जब बात कंपाउंड माइक्रोस्कोप की करते हैं, तो हर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इमेज क्या बनाता है, उल्टी बनाता है। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, तो इसलिए उसने मेंशन नहीं किया है। अगर आप एकदम कायदे से चलना चाहते हो कि नहीं नहीं सर वेट में तो न्यूटन में ही बताऊंगा, तो लो माइनस वाला एकदम सही है। अगर आपको सर समझते हैं 50 किलो, एक ही बात है, अंडरस्टूड है, तो ये फॉर्मूला उनके लिए। तो ये अलग अलग विचारधारा वाले लोगों के लिए है, जो एकदम एक एक बात बताते हैं वो माइनस लगा लो। जो अंडरस्टूड है कि सर रियलिटी जो है हमें पता है उल्टी बनती है, तो माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। अब बात ये आई, जब इमेज हर कंपाउंड माइक्रोस्कोप उल्टी बनाएगा, तो इसको सीधी क्यों नहीं किया, क्योंकि किसी भी चीज की स्टडी करने के लिए आपको चीज सीधी दिखेगी तभी तो आप स्टडी कर पाओगे। अगर मैं इस चीज को उल्टा पढ़ा रहा होता, ये एच आई है, ये भी उल्टा होता, एच ओ भी उल्टा होता, एम ऐसे डब्ल्यू लगता, तो आप स्टडी क्या करते, उल्टा होते ही तो गड़बड़ होगी कि नहीं होगी। ये एम नीचे है, ऐसे उल्टा होते ही तो ये तो डब्ल्यू हो जाएगा, सारी रिसर्च ही उल्टी होगी कि नहीं होगी, गड़बड़ हो जाएगी। फिर क्या इलाज है, सर इमेज सीधा कैसे करेंगे, तो इमेज सीधा करने के लिए ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट उल्टा रख दो। ऑब्जेक्ट क्या कर दो, उल्टा रख दो। इमेज क्या, एक तो ये एक्स्ट्रा लेंस लगा के हम इमेज सीधी कर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक्स्ट्रा लेंस लगाना ही क्यों, क्यों कॉस्ट बढ़ानी है। ऑब्जेक्ट को पहले ही क्या कर दो, उल्टा कर दो, इमेज क्या हो जाएगी, सीधी। माइक्रोस्कोप इतना सा तो होता है, आपने कभी लेबोरेटरी में गए होगे या बायो वाली लैब में देखा होगा, इतना सा। तो छोटी चीज को तो देखना है, तो छोटी चीज को पकड़ के, अब ये मार्कर मैं ऐसे देख रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे को इमेज ऐसी दिख रही है उल्टी, तो मैं इसको पहले ही उल्टा रख दूं तो इमेज अपने आप मेरे को कैसी दिखेगी, सीधी दिखेगी। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में इमेज उल्टी बनती है, तो उसको सीधा करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा करने के लिए ऑब्जेक्ट को क्या कर दो, उल्टा रख दो, इमेज ऑटोमेटिक क्या बन जाएगी बेटा, सीधी बन जाएगी। ये हमारे कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मोटा मोटा कॉन्सेप्ट था। अब हमें क्या करना है, वही दो केस, कौन से, एक तो मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, पहला केस क्या है, मैक्सिमम मैग्निफिकेशन, अधिकतम आवर्धन। अधिकतम आवर्धन कब होगा, जब प्रतिबिंब कहां हो, डी पर हो। तो देख लीजिए, तो V कहां पड़ा होगा, माइनस डी, और U क्या है, माइनस यूई। F क्या मान लो, Fe। Fe प्लस क्यों लिया, क्योंकि धनात्मक है, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होगी, धनात्मक। मैं फॉर्मूला लगाऊं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/fe, 1/ माइनस डी माइनस माइनस यूई। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस यूई। तो 1/fe प्लस 1/d, ये किसका मान आ गया, यूई का। अगर यूई का मान इतना हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगा बेटा, प्रतिबिंब कहां बनेगा,
डी पर बनेगा, और जब प्रतिबिंब डी पर बनेगा तो आवर्धन क्या मिलेगा, अधिकतम मिलेगा। तो हम ये वाला मान अब कहाँ रख देंगे, इस सूत्र में यहां रख देंगे। तो क्या फॉर्मूला मिलेगा हमें, हमें फॉर्मूला मिलेगा m माइनस वीओ यूओ डी, 1/ue का मान क्या है बेटा, 1/fe प्लस 1/d। अब देखो माइनस वीओ यूओ डी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, d/fe प्लस 1। ये क्या आ गया, ये अधिकतम आवर्धन का हमारे पास सूत्र आ गया, किसके द्वारा, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अधिकतम आवर्धन। तो इस केस का नाम क्या है, अधिकतम आवर्धन। दूसरा नाम क्या है, जब प्रतिबिंब डी पर हो। एक नाम और है इसका, क्या, आंखों में तनाव। जब डी पर रखी चीज को देखोगे तो आंखों में क्या होगा, तनाव होगा, तो स्ट्रेस्ड या स्ट्रेन्ड आई। और इसका एक नाम और है, विशेष सामंजस्य, स्पेशल एडजस्टमेंट, स्पेशल एडजस्टमेंट। ये इसके चार नाम है, चारों में से कोई भी एक एग्जाम में दिया हो सकता है, पूछ सकता है। अब दूसरा एक केस और है बेटा, वो क्या है, मिनिमम मैग्निफिकेशन का, केस नंबर 2, मिनिमम मैग्निफिकेशन या न्यूनतम आवर्धन। न्यूनतम आवर्धन कब होगा बेटा, जब प्रतिबिंब कहां पड़ा हो, अनंत पर हो। प्रतिबिंब कहां हो, अनंत पर। आंखों में तनाव होगा क्या, आंखों में कोई तनाव नहीं होगा, रिलैक्स्ड आईज, ठीक है। और इसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट, सामान्य समायोजन। ये इसके चार नाम है। अब देखो प्रतिबिंब कहां गया, अनंत पे, u बराबर माइनस यूई, एफ बराबर एफ ई। फॉर्मूला क्या है, 1/f 1/v माइनस 1/u। एफ ई अनंत माइनस यूई, 1/अनंत क्या होता है, 0, ठीक है। तो ये क्या आ गया, 1/fe इक्वल टू 1/ue। तो ue का मान मेरे लाल पीलो और कुछ चमकीलो क्या आ गया, fe के बराबर। अब ये वैल्यू हम कहाँ रख देंगे, उसी फॉर्मूले में। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, ये रहा, वीओ यूओ डी अपॉन यूई। तो यहाँ पर यूई की वैल्यू रख देंगे, तो ये लीजिए जी। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, m बराबर माइनस वीओ यूओ डी अपॉन यूई। यूई की वैल्यू क्या है, एफ ई माइनस वीओ यूओ डी अपॉन एफ ई। ये क्या है, ये न्यूनतम आवर्धन का हमारे पास फॉर्मूला आ गया। तो ये दोनों केस कर लिए हमने, अधिकतम आवर्धन का भी कर लिया, न्यूनतम आवर्धन का भी कर लिया, और हमने इमेज कैसे उल्टी बनती है सीधी बनती है ये भी देख लिया। स्क्रीनशॉट लेने के लिए मैं एक बार आपको दोबारा दिखा देता हूं। ये केस कौन सा है बेटा, अधिकतम आवर्धन, और ये केस कौन सा है, न्यूनतम आवर्धन का। बस एक ध्यान रखना, जब भी आप न्यूमेरिकल सोल्व करो तो न्यूमेरिकल के अंदर सारे के सारे मान आपको क्या करने हैं, धनात्मक रखने हैं। जैसे डी का मान 25 है, तो आप -25 नहीं, सीधा का सीधा क्या रखोगे, 25 का 25 ही मान रखोगे। मतलब संयुक्त सूक्ष्मदर्शी के न्यूमेरिकल सोल्व करते टाइम आपको इन फॉर्मूलों के अंदर सारी की सारी वैल्यू क्या रखनी है, धनात्मक रखनी है। कौन से फॉर्मूलों में, सिर्फ आवर्धन के फॉर्मूलों में। उम्मीद करता हूं आपको समझ आया होगा। जय हिंद, जय भारत।